पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की खबर से, जहां माहौल फिर से तनावपूर्ण है। फीस वृद्धि को लेकर यहां चल रहा विरोध हंगामे का रूप ले चुका है। अनशन पर बैठे छात्र और विश्वविद्यालय के गार्ड के बीच में झड़प का मामला इस कदर आगे बढ़ा कि आगजनी हुई, गोलियां चली और अब एक ही मंच पर तमाम दलों के जो पुराने छात्र नेता हैं वो आ चुके हैं। अजय सिंह और नितिन की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस बढ़ाने के मामले पर पिछले 104 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के सुरक्षा कर्मियों के बीच सोमवार को गेट खोलने और बंद करने को लेकर तकरार इतनी बढ़ी कि मारपीट हुई, गोलियां चली और आगजनी हुई। मंगलवार को छात्रों ने इसका विरोध काली पट्टी बांधकर किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ये काला दिन है आज का दिन, इसीलिए सभी लोग हम लोग प्रतीकात्मक एक विरोध कर रहे हैं काली पट्टी बांध करके। और हमारी केवल मांग है, जो प्रॉक्टोरियल बोर्ड के सह पे ये गार्ड गोली चला रहे हैं, जो मार रहे हैं, इनकी तुरंत गिरफ्तारी हो, इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो। इस घटना के बाद 3 नामजद गार्डों सहित तकरीबन 43 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। छात्रों के समर्थन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष समेत सभी दलों के पूर्व छात्र नेता छात्र संघ भवन पर जमा हुए, लड़ाई को अंजाम तक ले जाने की बात कही। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ का इतिहास रहा है कि सारे दल एक साथ होकर लड़ते हैं। कल इतना दुखद रहा कि लाठीचार्ज, गोलियां चलाई जा रही हैं, तो वो बड़ा बुरा रहा। और हम सारे लोग ये मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इन लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए, नहीं तो सड़क से लेकर संसद तक वाकई आंदोलन नहीं, हम जिस स्तर पे गिरना होगा हम आके और पूरी की पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार, एकदम तत्पर हो गए। पुलिस दर्ज FIR के मुताबिक कार्रवाई करने का वादा कर रही है। इस बीच इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इस पूरे आंदोलन और कुलपति की नियुक्ति का मामला राज्यसभा में भी गूंजा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुलपति पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें प्रोफेसरशिप के 10 वर्ष के कार्य का अनुभव मांगा गया था माननीय सभापति महोदय, जिसमें 3 प्रत्याशी जो सभी योग्यता पूरी करते थे उनको न ले करके अर्हता पूरे न करने वाली प्रत्याशी प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के नियुक्त वो कुलपति के पद पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में की गई है, जो पूर्णतः अवैध है। मैं माननीय सरकार से, माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि अयोग्य होने के बाद दूर क्यों नहीं हटाया गया। बच्चों के द्वारा तहरीर दी गई है, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा तहरीर दी गई है, उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। बाकी फुटेज वगैरह देखे जा रहे हैं और उन्हीं के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। छात्रों की मांग है कि छात्रों के ऊपर कोई मुकदमा न किया जाए, जो गार्ड इसमें शामिल थे उनको जेल भेजा जाए और जिस कंपनी ने यहाँ पर गार्डों को नियुक्त किया है उसका लाइसेंस निरस्त किया जाए। फीस वृद्धि को लेकर आंदोलनरत छात्र अपनी जिद पर हैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी जिद पर, लेकिन ऐसे मामले जिद से नहीं आपसी समझ से हल हो सकते हैं। और इसमें अगर विश्वविद्यालय प्रशासन बड़ी पहल करता तो छात्रों को समझाया जा सकता था, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। इलाहाबाद से नितिन गुप्ता के साथ वाराणसी से अजय सिंह, NDTV इंडिया। विज्ञापन दिल्ली सरकार का और खर्च करे आम आदमी पार्टी, सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन अब दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं कि आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए सूद समेत वसूले जाएं। आरोप लग रहा है कि सरकारी विज्ञापन की आड़ में राजनीतिक विज्ञापन दिए गए। शरद शर्मा अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे क्या है पूरा मामला। हम देखा करते थे पिक्चरों के अंदर, जिन्ने इलाही, होशियार, खबरदार, औरंगजेब जो है आ रहे हैं और अब वो अपना फरमान सुनाएंगे। उस तरीके की हालत जो है आज दिल्ली के अंदर हो गई है कि जिनके पास कोई पावर नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप को शहंशाह समझ के दिन रात इलीगल ऑर्डर्स जो है पास कर रहे हैं, जिसकी कोई वैल्यू जो है कानून की निगाह में नहीं है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर आम आदमी पार्टी का ये गुस्सा इसलिए कि उन्होंने मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं कि दिल्ली सरकार ने सरकारी विज्ञापनों की आड़ में
जो राजनीतिक विज्ञापन दिए उनका 97 करोड़ रुपए सूद समेत आम आदमी पार्टी से वसूला जाए। अप्रैल 2016 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर सभी सरकारी विज्ञापनों का कंटेंट रेगुलेट करने के लिए एक 3 सदस्यीय समिति बनाई, जिसको CCRGA नाम दिया गया। केजरीवाल सरकार के 1.5 साल में दिए गए सभी विज्ञापनों को अगस्त 2016 में इस समिति के पास भेजा गया। केंद्र सरकार की समिति ने इसमें सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन पाया और दिल्ली सरकार के सूचना और प्रचार निदेशालय को इन विज्ञापनों का खर्च आम आदमी पार्टी से वसूल करने का निर्देश दिया। सारा मामला 2016 में उस वक्त के उपराज्यपाल नजीब जंग के समय शुरू हुआ। 2017 में अनिल बैजल के उपराज्यपाल रहते हुए मामला खूब उछला, फिर ठंडे बस्ते में चला गया। अब 5 साल बाद उपराज्यपाल VK सक्सेना ये मामला उठा रहे हैं। LG साहब को कोई कानून की समझ नहीं है, कोई लोक लाज नहीं बची कि जो चीज आंखों से बिल्कुल सामने दिख रही है कि हर राज्य सरकार उस तरीके के विज्ञापन हर राज्य के अंदर टीवी में और अखबारों में दे रही है, उस मामले को जो कब का कई साल पहले दफन हो चुका, उसको निकाल के सिर्फ नकली हेडलाइंस के चस्के में भारतीय जनता पार्टी के LG साहब ये काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी हर वो षड्यंत्र कर रही है जिससे दिल्ली वालों को परेशान किया जा सके। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले 7 सालों में 2000 करोड़ से ज्यादा दिल्ली सरकार के खजाने से दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा अपने प्रचार पर लुटाया है। मैं पर्सनली दिल्ली के ऑनरेबल LG को मिला, मैंने उनको लिखी शिकायत दी। उसी शिकायत पर उन्होंने डायरेक्टर विजिलेंस से इसकी जांच कराई और अब मैं कह सकता हूं कि दिल्ली सरकार के खजाने में 97 करोड़ रुपया नहीं आएगा, बल्कि 400 करोड़ रुपया आएगा। अब सवाल यह है कि यहां से आगे होगा क्या? तो होगा यह कि अगर उपराज्यपाल अपने इन आरोपों को लेकर गंभीर हैं और चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए सूद समेत वसूले जाएं, तो उनको या फिर मुख्य सचिव को अदालत जाना होगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो मामला राजनीतिक है, बयानबाजी चलती रहेगी, जैसे पहले चली थी ऐसे आगे भी चलती रहेगी। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ट्विटर हैंडल इन दिनों अपने ट्वीट्स को लेकर चर्चा में है। इस ट्विटर हैंडल से यूपी बीजेपी के नेताओं को अभद्र भाषा में जवाब दिया जा रहा है। बीजेपी के जो नेता हैं यूपी के, वो बेहद गुस्से में हैं और आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव के इशारे पर ऐसा हो रहा है। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। इस ट्विटर हैंडल ने बायो में खुद को समाजवादी पार्टी का आधिकारिक मीडिया सेल बताया है। साथ ही एक ट्वीट पिन किया है जिसमें महाभारत की विदुर नीति का एक श्लोक लिखा गया है, शटे शाट्यम समाचारेत, यानी दुष्ट के साथ दुष्टों जैसा व्यवहार। इस ट्वीट को पिन करने के बाद से इस हैंडल के जरिए यूपी बीजेपी के कई नेताओं की जमकर क्लास लगाई जा रही है। जरा इस हैंडल द्वारा किए गए कुछ ट्वीट्स पर नजर डाल लेते हैं। बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी ने एक ट्वीट में आजम खान का एक पुराना वीडियो शेयर किया, जिसमें वो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उन्हें सपा मीडिया सेल ने करारा जवाब देते हुए किन्नर पुत्र कह डाला। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला जब मीडिया सेल के इस हैंडल के खिलाफ उतरे तो उन्हें इस हैंडल के जरिए दलाल बता दिया गया। ऐसे कई ट्वीट हैं जिनकी भाषा को लेकर बीजेपी के कई नेता तमतमाए घूम रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का कहना है कि ये सब सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इशारे पर किया जा रहा है। आज पूरी समाजवादी पार्टी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जो अखिलेश यादव की इन गलतियों को पॉइंट आउट करे कि अखिलेश यादव की ये टिप्पणियां अब विधि की परिधि को पार कर रही है। अखिलेश यादव जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो किसी के परिजनों पर, किसी के वृद्ध माँ बाप पर अगर गाली गलौज की टिप्पणियां करके इसको समाजवाद मान रहे हैं तो ये अखिलेश यादव को भारी पड़ेगा।
खराब भाषा के प्रयोग को लेकर इस हैंडल द्वारा सफाई देते हुए लिखा गया है कि जब देश प्रदेश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग अपनी पद की मर्यादा भूलकर नमूना, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड या टोटी चोर या दीदी ओ दीदी या फेक वीडियो शेयर करके जनता को गुमराह तथा विपक्षियों पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं तो एक न एक दिन बूमरैंग की भांति बैना वापस होना ही था। हम लोग भाषाई गरिमा को समझते हैं, हम हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, लेकिन उन लोगों से, उस भारतीय जनता पार्टी से आप भाषाई सूचिता, भाषा की मर्यादा कैसे सीख सकते हैं? जिस भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता ने ये कहा हो कि उनकी गर्लफ्रेंड 50 करोड़ की है, जो लोगों के गर्लफ्रेंड के, किसी के पत्नी के, किसी के बहन की कीमत लगाए, उनसे आप भाषा कैसे सीख सकते हैं? इस ट्विटर हैंडल के खिलाफ लखनऊ में 2 FIR दर्ज हुई हैं। हालांकि दोनों ही मामलों में पुलिस अभी जांच कर रही है। अब राजनीतिक लड़ाई जमीन से ज्यादा सोशल मीडिया पर लड़ी जाती है। सपा के कुछ नेताओं का कहना है कि बीजेपी के हर छोटे नेता कार्यकर्ता ने अखिलेश यादव को टोटी चोर तक बोला है, तो अब बीजेपी की भाषा में उनको जवाब दिया जा रहा है। तो फिलहाल भाषाई मर्यादा बना के रखना जरूरी है, चाहे वो जमीन पर लड़ाई हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर लड़ाई हो। लेकिन फिलहाल जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि उनको नहीं पता कि ये हैंडल कौन चला रहा है। नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। बाजार में सब्जियों के दाम कम होने से ग्राहक तो खुश हैं, लेकिन कई राज्यों के किसान परेशान हैं क्योंकि कई फसलों की लागत तक उन्हें नहीं मिल पा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक के किसान किस तरह से परेशान हैं, रविश रंजन शुक्ला की इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हापुड़ के तातारपुर गांव के किसान विपिन त्यागी 12 बीघे में लगाए पत्ता गोभी के खेतों पर ट्रैक्टर चला रहे हैं। पत्ता गोभी की इस खेती में उनकी लागत करीब 1 लाख रुपए लगी, लेकिन अब मंडी में 10,000 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं। पत्ता गोभी इस वक्त मंडी में 1 से 2 रुपए किलो बिक रही है, तो मंडी ले जाने का कोई मतलब ही नहीं है। जो पैसा लगाया वो भी वापसी नहीं आ रहा, बचत तो बाद में होगी, तो इसलिए मजबूरी में ही हमको जोतना पड़ रहा है। मंडी में बिक रहा है इस टाइम 40 रुपए से लेकर 100 रुपए तक माल, और इस पे 100 रुपए ही मंडी तक ले जाने का खर्चा आ जाता है, तो क्या करें, जोतना ही पड़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में विपिन त्यागी जैसे हजारों किसानों को इस साल पत्ता गोभी की खेती में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बागड़पुर गांव के किसान जितेंद्र भी 24 बीघे के पत्ता गोभी की फसल पर ट्रैक्टर चलवा रहे हैं। वहाँ बिकता भी नहीं और 60-70 में इसमें उससे ज्यादा हमारी लागत आ रही है ले जाने की, और कट्टा है 40 रुपए लेबर का खर्चा है कटाई का ही। जब कटाई भी नहीं मिल रही इसमें तो क्या करें, ले जाए। लागत हमारी 200-250 रुपए बैठ रही है कट्टे कम से कम, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, इसे उजाड़ कर दूसरी फसल बोएंगे। दिल्ली के बाजार में इस वक्त पत्ता गोभी 7 रुपए किलो है, जबकि बैगन 18 रुपए किलो, फूल गोभी 25 रुपए किलो, टमाटर 20 रुपए और आलू प्याज 25 रुपए किलो है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस साल आलू के किसानों को भी खासा नुकसान हो रहा है। आलू के दाम मंडी में 10 से 12 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि कर्नाटक के किसानों को टमाटर का भाव महज 5 रुपए किलो मिल रहा है और प्याज के दाम 4 रुपए से 20 रुपए किलो तक। जानकारों का कहना है कि पिछली बार सब्जियों के भाव अच्छे मिलने से इस बार किसानों ने सब्जियां ज्यादा उगाई। इसके चलते उपभोक्ताओं को सब्जी सस्ते में मिल रही है, जबकि किसान बड़ी तादाद में बर्बाद हो रहे हैं। डिमांड और सप्लाई में इन्हीं अनिश्चितताओं के चलते लाखों किसानों के लिए खेती और किसानी घाटे का सौदा साबित हो रहा है। यही वजह है कि तमाम सारे किसान संगठन सब्जियों पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने की मांग कर रहे हैं। केरल ने 16 सब्जियों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू किया है और उसके नतीजे ये रहे हैं कि उनके यहाँ सब्जियों की पैदावार बढ़ी है। हापुड़ से अदनान के साथ रविश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। और दुनिया के कई देशों में कोरोना का कहर फिर लौटा है। चीन में बहुत ही बुरा हाल है, अस्पतालों में मरीज भरे हुए हैं, कई मौतें हो रही हैं और इसको देखते हुए चिंता भारत में भी बढ़ी है। कल स्वास्थ्य मंत्री ने सुबह एक अहम बैठक बुलाई है, राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कह दिया गया है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी परिमल कुमार। दुनिया के कई देशों में अचानक बढ़े कोरोना के मामलों से
केंद्र सरकार चिंतित है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने तमाम राज्यों को चिट्ठी लिखी और कहा कि जितने भी पॉजिटिव मामले रिपोर्ट हो रहे हैं उन तमाम सैंपल्स को जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाए, ताकि ये पता चल सके कि कहीं कोई ऐसा वेरिएंट सर्कुलेट तो नहीं कर रहा है जिससे आने वाले वक्त में मामले अचानक तेजी से बढ़ सकते हैं। एहतियातन ये चिट्ठी लिखी गई, साथ में जोर भी दिया गया है कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, साथ में वैक्सीनेशन, इन तमाम चीजों को अमल में लाया जाए। और यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि अब जब मामले अलग अलग देशों में रिपोर्ट हो रहे हैं, उसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कल एक्सपर्ट से बैठक करेंगे। ये बैठक 11:30 बजे होने वाली है और उसमें ये समझने की कोशिश की जाएगी कि विश्व में किस तरह के मामले हैं, कौन सा वेरिएंट वहां पे सर्कुलेट कर रहा है और किस तरीके की तैयारी है और क्या आगे रणनीति बनाने की हमारी योजना हो सकती है, जो रणनीति अमल में लाई जाए। और तमाम एक्सपर्ट से 11:30 बजे दिन में बैठक के बाद देर शाम तक ये पता भी चलेगा कि क्या कुछ फैसला लिया गया। ये तब हो रहा है जब तात्कालिक कारण के तौर पे हम देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे जिस तरीके की चाइना से चीजें, तस्वीरें आई निकलकर कोरोना के मरीजों को, तो उसके बाद उसको एक तात्कालिक कारण के तौर पे माना जा सकता है, लेकिन एक सीख कहीं से ली जाती है और उसके बाद यह तय किया जाता है कि किस तरीके से हमारी रणनीति होगी। तो उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हो, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हो या राज्य हो, उनको एक तरीके से आगाह किया गया और उसी रणनीति को लेकर कल एक बैठक होने वाली है। और अब अगली खबर इंदौर से, जहां लुटेरों ने एटीएम से 5 लाख रुपए उड़ा लिए। सीसीटीवी में आए ये 2 लुटेरे एटीएम से कैश पार कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि इन दोनों ने मशीन में कुछ तकनीकी गड़बड़ी की और 2-3 बैंकों के एटीएम से 10-10 हजार के कई ट्रांजैक्शन किए। कुल मिलाकर 5 लाख रुपए ये दोनों लुटेरे पार कर चुके हैं। इन दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और इनकी तलाश जारी है। और क्रिसमस से पहले किस तरह से जगमगा रहा है कोलकाता का लेक टाउन, दिखाएंगे आपको तस्वीरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। और सिटी सेंटर शो में आपको छोड़े जाते हैं कोलकाता के लेक टाउन की तस्वीरों के साथ, जो कि क्रिसमस से पहले जगमगा रहा है।